हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिरस्वा उड़ान एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए इस मुश्किल परिस्थिति में नेट का पॉलिटी सब्जेक्ट से, जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, ऑनलाइन कोर्स लेके आया हूं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डिमांड था, सर आपके ऐप पे 2000 प्लस कोर्सेज है, उनमें नेट के भी बहुत सारे कोर्सेज है, बट नेट इंडियन पॉलिटी मिसिंग है। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए नेट इंडियन पॉलिटिकल साइंस का कोर्स आपके अपने ऐप उड़ान एकेडमी ऐप पे मिलेगा, जो रतन सैनी सर आपको पढ़ाने वाले हैं। रतन सैनी सर की बात करूं तो 14 प्लस ईयर्स उनका एक्सपीरियंस है। साथ ही उन्होंने 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को आज तक पढ़ाया है। उनके स्टूडेंट्स अखिल भारतीय सेवा में, इसके अलावा राज्य स्तरीय जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, रतन सैनी सर के स्टूडेंट्स की बात करें तो आपको ऑल ओवर इंडिया किसी न किसी सर्विस में मिल ही जाएंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में उनके स्टूडेंट प्रोफेसर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्कूल्स में लेक्चरर है उनके स्टूडेंट्स। सो इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, डायनेमिक सब्जेक्ट है। ओके, तो इसके लिए रतन सैनी सर आपके लिए सिंप्लीफाई बनाएंगे। साथ ही मैं बात करूं, हमारा जो नेट का फी होता है वो होता है 10,000। कितना? 10,000। बट इस मुश्किल दौर में हमने आपके लिए ये एकदम से कम करके 500 रखा है, और ये 500 फी जो फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनके लिए है। एंड में स्टूडेंट्स बात करूं ऑनलाइन कोचिंग के क्या फायदे हैं। देखिए, पहला तो आपका ट्रेवलिंग का टाइम बचेगा। देखिए, ट्रेवलिंग में आप चाहे जयपुर में, चाहे दिल्ली में, किसी भी सिटी में हो, ट्रेवलिंग में आपको बस में या फिर कैब में कहीं ना कहीं धक्के तो खाने पड़ रहे थे कोचिंग जाने के लिए। तो एक तो आपका ट्रेवलिंग का टाइम बचेगा। दूसरा, चाहे आप कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे फार्मिंग कर रहे हो, चाहे उससे अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, चाहे आप बकरियां चराते हो, चाहे भेड़ चरा रहे हो, आप कहीं भी उड़ान एकेडमी के ऐप को एक्सेस कर सकते हो, बशर्ते इंटरनेट कनेक्शन आपके फोन में होना चाहिए। और इसके अलावा कई ऐसे लोकेशन है इंडिया में जहां नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, तो उनके लिए हमारे ऐप में एक ऑफलाइन मोड भी है, जहां आप उन वीडियोस को डाउनलोड करके फिर जब आपकी मर्जी हो वहां आप पढ़ सकते हो। साथ ही मैं बात करूं 24/7 हमारे ऐप से आपकी अपनी फैकल्टी रतन सैनी सर है, उनके साथ कनेक्टिविटी रहेगी। आपको कोई भी डाउट है, चैट पे जाके आप टाइप कीजिएगा और आपका डाउट सोल्व हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं बात करूं ऐप के फीचर्स की, तो आपको इसके कोर्स के साथ आपको मिलेंगी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपकी प्रैक्टिस को इतना स्ट्रांग बना देंगी कि आप क्या पढ़ाया है उसको रिवीजन करने में आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही आपको कंपटीशन का स्कोप क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको पता लगेगा, और आप अपने लेवल को अप करते करते यू विल बी देयर फॉर देयर। अब मैं बात करूं, आपको केवल और केवल एक सीट चाहिए। जब हिस्ट्री में किसी ने नेट क्लियर किया है तो आप भी कर सकते हो, आपके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। द ओनली वन कैन स्टॉप यू फॉर विनिंग इज यू। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो आप है। आपके नहीं तो आपके माता पिता, नहीं आपके दुश्मन भी आपके दुश्मन नहीं है। केवल और केवल आपका सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो आप है। सो स्टूडेंट्स, आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। रतन सर नेट क्वालिफाइड है, सेट क्वालिफाइड है, तो उनसे बेहतर आपको इंडिया में कोई फैकल्टी नहीं मिल सकती। सो स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान से जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आपके दोस्त हैं जो भी, उन तक इस वीडियो को पहुंचाएगा। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज हम पश्चिमी विचारकों के इतिहास से पहला टॉपिक लेते हैं, प्लेटो। हेलो दोस्तों, आज हम
पश्चिमी राजनीतिक विचारों के इतिहास से पहला टॉपिक लेते हैं प्लेटो। प्लेटो यूनान का एक महान दार्शनिक था। उनके राजनीतिक विचारों का राजनीतिक इतिहास में अपूर्व स्थान रहा है। तो आइए हम प्लेटो की जीवन परिचय की चर्चा करते हैं। प्लेटो का जन्म यूनान के एथेंस नगर में 427 ईसा पूर्व हुआ। प्लेटो की माता का नाम परिकैटनी था तथा उनके पिता का नाम एरिस्टोन था। प्लेटो की माता सोलन वंश से थी तथा प्लेटो के पिता एरिस्टोन एथेंस के राजा कार्डस अरिस्टोकलीज को प्लेटो उपनाम मिला था क्योंकि प्लेटो के शारीरिक शिक्षक ने प्लेटो के पुष्ट शरीर, सुंदर व चौड़े कंधों के कारण उसे प्लेटोन कहा था। प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। प्लेटो 8 वर्षों तक प्लेटो के सुकरात के चरणों कि एथेंस की प्रजातांत्रिक सरकार ने सुकरात को मृत्युदंड दे दिया था। सुकरात की मृत्यु विषपान करने से हुई थी। इस घटना के कारण प्लेटो को गहरा आघात पहुंचा। इस कारण प्लेटो अपने मित्रों के साथ एथेंस को छोड़कर एक नगर मेगरा चले गए। मेगरा एथेंस का एक पड़ोसी राज्य था। इसके बाद प्लेटो का 12 वर्षों तक का इतिहास गुप्त रहा है। माना जाता है कि इस दौरान प्लेटो यूनान, इटली, मिस्र तथा प्लेटो 386 ईस्वी पूर्व पुनः एथेंस लौट जाता है तथा इस दौरान वह अपनी सुप्रसिद्ध अकादमी की स्थापना करते हैं। यही अकादमी यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है तथा यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय के नाम से गौरव प्राप्त करती है। प्लेटो की अकादमी 900 वर्षों तक ज्ञान का प्रसार करती रहती है तथा इसके बाद 522 ईस्वी में रोमन सम्राट जस्टिनियन ने इस अकादमी को बंद करवा दिया। प्लेटो की अकादमी में गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक विज्ञानों की शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ साथ राजनीतिज्ञ, कानूनवेता, दार्शनिक, राजा बनने की भी शिक्षा दी जाती थी। तो में दार्शनिक राजा बनाने में विश्वास करता था। वह मानता था कि दार्शनिक शासक के शासन में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती। इसके लिए वह अपने मित्र दियोन की सहायता से सिराक्यूज के शासक डियोनीसियस को दार्शनिक राजा बनाने के लिए सिराक्यूज की यात्रा करता है। डायनोसियस दार्शनिक राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है तथा वह प्लेटो के परामर्श के अनुसार ही चलने लगता है। लेकिन सिराक्यूज के कुछ व्यक्ति जो राजा के चाटुकार थे, उनको यह बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने दियोन के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर सिराक्यूज के राजा डायनोसियस को भड़का दिया, जिससे डायनोसियस ने दियोन को निर्वासित कर दिया तथा उसकी संपत्ति जब्त कर ली तथा उसकी पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह कर दिया।
ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर प्लेटो पुनः एथेंस आ जाता है। इसके बाद एक बार 361 ईसा पूर्व में सिराक्यूज के शासक डायनोसियस ने पुनः दार्शनिक राजा बनने की इच्छा जाहिर की, लेकिन प्लेटो ने सिराक्यूज की यात्रा करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर तारेंतम के शासक अर्खितास के परामर्श से प्लेटो ने पुनः सिराक्यूज की यात्रा करना स्वीकार किया। इस बार दर्शन शास्त्र की कुछ कठिनाइयां प्लेटो ने डायनोसियस को बताई तथा प्लेटो ने परामर्श दिया कि आप दियोन के साथ जो अन्याय किया है उसका प्रतिकार करें, उसकी संपत्ति और उसकी पत्नी उसे पुनः दिलाएं। लेकिन ऐसी स्थिति में सिराक्यूज के शासक ने साफ साफ इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में प्लेटो की स्थिति एक बंदी के समान हो गई। इस कारण प्लेटो ने पुनः एथेंस लौटना ही अच्छा समझा। वह तारेंतम के शासक अर्खितास की सहायता से पुनः एथेंस लौट आया। इसके बाद उन्होंने अपनी आयु के अंतिम पड़ाव में अपने ग्रंथ लॉज की रचना की तथा 347 ईसा पूर्व 81 वर्ष की आयु में प्लेटो का देहावसान हो गया। आइए तो प्लेटो के प्रमुख ग्रंथों की बात करते हैं। प्लेटो के ग्रंथों की संख्या 36 या 38 के लगभग मानी जाती है, लेकिन प्लेटो के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या 28 है, जो इस प्रकार है। प्रथम ग्रंथ है इसका रिपब्लिक, इसके बाद में स्टेट्समैन, लॉज, अपोलॉजी, क्रीटो, पेडो तथा चार्मिडीज, जॉर्जियस, पाइथागोरस आदि। प्लेटो ने अपनी 40 वर्ष की आयु में रिपब्लिक ग्रंथ लिखा था। इस प्रकार प्लेटो का जवानी के दौर में लिखा हुआ ग्रंथ रिपब्लिक था, लेकिन वह अपनी आयु के पड़ाव में 70 वर्ष की आयु में लॉज नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्लेटो को अफलातून के नाम से भी जाना जाता है तथा इसको अफलातून भी कहा गया है। प्लेटो ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों में एक आकृति सिद्धांत भी दिया है। इस आकृति सिद्धांत से संबंधित अनेक बार नेट की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तथा कि अफलातून से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है। प्लेटो की शैली से संबंधित बात करते हैं कि प्लेटो की शैली कौन सी थी। तो प्लेटो की शैली थी संवाद शैली। संवाद शैली से अभिप्राय है कि वाद विवाद की शैली। इसको वार्तालाप शैली भी कहा जाता है, अर्थात बातचीत के माध्यम से प्लेटो अपनी सिद्धांत को समझाने का प्रयास करता था। प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। निगमनात्मक पद्धति सरल से कठिन की ओर चलती है। प्लेटो पर अपने गुरु सुकरात का अत्यधिक प्रभाव था। तो आइए हम पढ़ते हैं कि प्लेटो पर सुकरात का क्या प्रभाव था। विद्वान मैक्सी ने कहा है कि सुकरात अपने शिष्य प्लेटो में पुनः जीवित हो उठा है। इस प्रकार सुकरात के विचार का प्लेटो पर अत्यधिक प्रभाव था, अर्थात सुकरात के ऐसे कोई भी विचार नहीं थे जिनका प्रभाव प्लेटो पर नहीं पड़ा हो। तो पहला प्रभाव रहा है कि सुकरात का कथन था सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है, तथा दूसरा प्रभाव रहा है सद्गुण का स्वरूप, और तीसरा शासन संचालन एक कला। इस प्रकार कथनों का अत्यधिक प्रभाव प्लेटो पर पड़ा था। तो सद्गुण ही ज्ञान
प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक केंद्रीय विषय है, अर्थात रिपब्लिक का मूल शब्द सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है। इसका अर्थ सुकरात ने बताया है कि ज्ञान और आचरण अभिन्न होते हैं, अर्थात ज्ञान और आचरण में अंतर नहीं होता है। ज्ञान के अनुसार अगर आचरण किया जाए तो वह सद्गुण कहलाता है, अन्यथा ज्ञान मात्र वस्तुओं का संकलन होता है। अगर व्यक्ति प्राप्त ज्ञान के अनुसार आचरण करता है तो उसे सद्गुण माना जाता है। सद्गुण आत्मा का आंतरिक तत्व है। इस प्रकार सुकरात का जो मूल कथन था सद्गुण ही ज्ञान है, इसका प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक का केंद्रीय विषय बनाया था। दूसरा है सद्गुण का स्वरूप। प्लेटो सुकरात का गुण या भलाई के मामले में ऋणी रहा है। सद्गुण का स्वरूप यूनानी शब्द अरेती से बना है। यूनानी शब्द अरेती से बना है और अरेती शब्द का अर्थ है उत्कृष्टता। उत्कृष्टता को हम किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण से जानते हैं, जैसे ऐसे जान सकते हैं कि वह अच्छा काटता है या बुरा काटता है, इसके गुण से हम अच्छा या बुरा चाकू कहेंगे। उसी प्रकार व्यक्ति को अच्छा या बुरा उसके गुण के आधार पर कहा जाता है। जैसे डॉक्टरी और नौका संचालन एक कला है। डॉक्टरी अच्छा या बुरा उसका इलाज करने या न करने से होता है। उसी प्रकार नौका संचालन या कि नौका संचालन अच्छा किया जा रहा है या बुरा किया जा रहा है, अर्थात वस्तु के गुण और उनके कार्यों से ही सद्गुण की पहचान होती है। इस प्रकार सद्गुण के स्वरूप में वस्तु के गुण, अच्छाई और भलाई को शामिल किया जाता है। सद्गुण के स्वरूप संबंधी प्लेटो पर सुकरात का अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। तीसरा प्रभाव रहा है सुकरात का कि शासन संचालन एक कला है। सुकरात का मानना था कि शासन करना एक विशिष्ट कार्य है। एक सामान्य व्यक्ति शासन का संचालन नहीं कर सकता। जैसे एक चिकित्सा के लिए डॉक्टरी किए हुए व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार नौका संचालन के लिए एक विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार शासन संचालन के लिए या शासन करने के लिए भी शासन कला में निपुण व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे जूतियां ठीक करने के लिए मोची की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सोने के आभूषणों के लिए स्वर्णकार की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार लकड़ी की वस्तुएं बनाने के लिए एक खाती की आवश्यकता होती है। वैसे ही शासन करने के लिए एक कुशल प्रशासक व राजनीतिज्ञ की आवश्यकता होती है। इसलिए शासन एक कला है और उसके लिए एक कलाकार की आवश्यकता है। तो आइए हम प्लेटो के सिद्धांतों की बात करते हैं। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में 3 सिद्धांत दिए हैं। पहला है न्याय का सिद्धांत, दूसरा है शिक्षा सिद्धांत और तीसरा है साम्यवाद का सिद्धांत। साम्यवादी सिद्धांत में उसने 2 साम्यवादों की बात करता है। पहला है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है स्त्री साम्यवाद। तो पहला सिद्धांत है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में न्याय की पूर्ण रूप से व्याख्या की है। इसी कारण न्याय की व्याख्या को रिपब्लिक का केंद्रीय प्रश्न माना है। अर्थात प्लेटो ने न्याय की व्याख्या को रिपब्लिक का केंद्रीय प्रश्न बनाया है। रिपब्लिक ग्रंथ का मूल शीर्षक डिकायोसून है, जिसका अर्थ है न्याय का प्रबंध। रिपब्लिक को कंसर्निंग जस्टिस ग्रंथ कहना रिपब्लिक की मूल भावना के अधिक समीप है।
इससे संबंधित भी नेट की एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत देने से पूर्व कुछ पूर्व में दिए गए न्याय सिद्धांतों का खंडन किया था। ये सिद्धांत 3 थे, लेकिन प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में बताया है कि न्याय आत्मा का गुण है, अर्थात न्याय कोई बाह्य वस्तु नहीं है जिसको प्राप्त किया जा सके। न्याय व्यक्ति की आत्मा का गुण है जिसे अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को प्राप्त जो भी कार्य है उसको पूर्ण रूप से या विशेषीकरण के साथ करना चाहिए तथा उसे दूसरे के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्दिष्ट कार्य पूर्ण कुशलता के साथ करेगा और किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो उनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में बताया है कि कर्तव्यनिष्ठता ही न्याय की मूल भावना है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य की पालना करे और दूसरे के कर्तव्यों में अड़चन पैदा न करे, यही सच्चा न्याय है। अगर आज भी प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कार्य करें तो विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, न न्यायालय की आवश्यकता होगी और न पुलिस की। प्लेटो ने पूर्व में दिए गए 3 न्याय सिद्धांतों का खंडन किया था। वे 3 सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला था इसमें न्याय का परंपरावादी सिद्धांत। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत सेफेलस ने दिया था, इसे सेफेलस का सिद्धांत भी कहा जाता है। तथा दूसरा सिद्धांत था न्याय का उग्रवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत थ्रेसिमेक्स ने दिया तथा तीसरा सिद्धांत न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत है जिसे गलांका ने दिया था। तो आइए हम प्रथम सिद्धांत न्याय के परंपरावादी सिद्धांत की बात करते हैं। न्याय का परंपरावादी सिद्धांत सेफेलस ने दिया था। सेफेलस ने यह विचार दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति को वचनबद्ध और होना चाहिए तथा मनुष्य और देवताओं के ऋण को चुकता करना चाहिए, अर्थात मनुष्य और देवताओं के ऋण को चुकाना ही सच्चा न्याय है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति वचनबद्ध होना चाहिए तथा उनमें अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए तथा देवताओं और मनुष्य का जो ऋण है उसको चुकता करना ही सच्चा न्याय होता है। ये प्रश्न उठाते हुए सेफेलस एक धार्मिक यात्रा पर चला जाता है तथा मित्रों की बधाई करना और शत्रुओं की बुराई करना ही एक सच्चा न्याय है। इस प्रकार पोलीमार्क्स ने न्याय को एक कला बता दिया, न्याय को एक कला की संज्ञा दी, अर्थात न्याय मित्रों की भलाई करना और शत्रु की बुराई करने वाली कला है। प्लेटो ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि न्याय कभी भी कला नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय एक आत्मा का गुण है। न्याय एक आत्मा का गुण है। इस प्रकार प्लेटो ने कहा कि मित्र की भलाई और शत्रु की बुराई ही न्याय है, तो इस जगत में सच्चे मित्र को पहचानना कठिन है, क्योंकि जो बाहर से मित्र है वो अंदर से शत्रु हो सकता है और जो बाहर से शत्रु लग रहा है वह मित्र भी साबित हो सकता है। तो अगर सच्चे मित्र की ही पहचान नहीं हो सकेगी तो भलाई किसकी करेंगे। इसी प्रकार प्लेटो ने कहा है कि न्याय देश काल आदि के साथ नहीं बदलता, जबकि पोलीमार्क्स ने कहा है कि मित्र और शत्रु के लिए न्याय में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर का कर्तव्य है कि चिकित्सा करना, और चिकित्सा एक कला है। डॉक्टर कभी भी अपनी चिकित्सा के द्वारा अपने मित्र को स्वस्थ और शत्रु को रोगी नहीं बना सकता। अगर ऐसा करने से चिकित्सा ही अपना गुण
खो दे। उसी प्रकार न्याय एक आत्मा का गुण है, क्योंकि न्याय को कला बनाकर मित्र और शत्रु के अनुसार उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार न्याय देश, काल और स्थान के आधार पर बदलता नहीं है। न्याय सर्वकालिक है, हर जगह समान है। दूसरा सिद्धांत है दिया है। थ्रेसिमेक्स ने कहा है कि अपने न्याय सिद्धांत में कि जिसकी लाठी उसकी भी भैंस, अर्थात शक्तिशाली का हित ही न्याय है। अर्थात राजा करे सो न्याय, राजा करे सो न्याय, अर्थात बलशाली का हित ही न्याय है। इस प्रकार थ्रेसिमेक्स ने बलशाली व्यक्ति के हित को न्याय की संज्ञा दी है, तथा उन्होंने आगे अपने सिद्धांत में कहा है कि अन्यायी न्यायी से अच्छा होता है, अर्थात अन्याय करना न्याय करने से अच्छा है। ये धारणा थ्रेसिमेक्स की थी, क्योंकि थ्रेसिमेक्स का मानना था कि एक अन्यायी व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और अपने सभी स्वार्थ को पूरा कर सकता है, लेकिन एक न्यायी व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं और सभी स्वार्थ को पूर्ण नहीं कर सकता। इस प्रकार थ्रेसिमेक्स ने अन्याय को न्याय से अच्छा बताया है, जबकि प्लेटो ने इस सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा है कि अन्याय न्याय से कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि न्याय एक आत्मा का गुण है, वह अपने स्वार्थ में नहीं बन सकते। अर्थात आत्मा मरने के बाद ही व्यक्ति अन्याय कर सकता है। जब तक व्यक्ति की आत्मा जीवित है तब तक व्यक्ति अन्याय नहीं कर सकता। इस प्रकार अगर अन्याय न्याय से अच्छा नहीं हो सकता। अर्थात थ्रेसिमेक्स ने भी कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, अर्थात जिसकी लाठी उसकी भैंस, राजा करे सो न्याय, ये सिद्धांत थ्रेसिमेक्स ने दिया था। इससे संबंधित भी नेट की एग्जाम में अनेक बार प्रश्न पूछा जा चुका। तीसरा सिद्धांत है न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत। न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत गलाका ने दिया है, अर्थात गलाका ने बताया है कि राज्य की उत्पत्ति या न्याय की उत्पत्ति शक्तिशाली के हित से नहीं हुई है, जबकि कमजोर व्यक्तियों के हित से हुई है। गलाका का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में जो कमजोर लोग थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, तथा शक्तिशाली व्यक्ति कमजोरों के साथ अन्याय करते थे, तथा कमजोर व्यक्ति अन्याय से कुपित होकर उन्होंने आपस में एक समझौता किया। अर्थात गलाका के विचार और हाब्स के विचार दोनों मिलते हैं, क्योंकि कमजोर व्यक्तियों ने दुखी होकर वह अपनी असुरक्षा को ध्यान में रखकर आपस में एक समझौता किया कि न तो अन्याय करेंगे और न अन्याय सहन करेंगे। इस प्रकार गलाका ने कहा कि न्याय भय की संतान है, अर्थात न्याय भय से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि कमजोर व्यक्तियों में जो कमजोर थे, शक्तिशाली उन पर अत्याचार करते थे। ऐसी स्थिति में कमजोर व्यक्तियों ने तो हम अन्याय सहन करेंगे और न किसी के साथ अन्याय करेंगे। एक राजनीतिक विचारक ने कहा था कि जो व्यक्ति कहलाने लायक है, जो व्यक्ति कहलाने लायक है, जो अन्याय करने की सामर्थ्य रखता हो, अन्याय करने की सामर्थ्य रखता हो, वह व्यक्ति अन्याय सहन न करने और अन्याय सहन न करने और अन्याय न करने की शपथ नहीं ले सकता। अर्थात अगर वह पुरुष कहलाने लायक है तो वह अन्याय सहन न करने और अन्याय न करने की बात नहीं कर सकता। अर्थात व्यवहारवादी सिद्धांत में गलाका ने कहा है
कि कमजोर व्यक्तियों ने ही न्याय की उत्पत्ति की है। आइए तो हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं की चर्चा करते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है न्याय आत्मा का गुण है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में प्लेटो ने कहा है कि न्याय आत्मा का गुण है, अर्थात न्याय कोई बाह्य वस्तु न होकर एक आंतरिक तत्व है, अर्थात न्याय की उत्पत्ति व्यक्ति की आत्मा में होती है। इस प्रकार यह बाह्य वस्तु नहीं है। इसे प्लेटो ने आत्मा का गुण बताया है। और आत्मा कभी भी किसी व्यक्ति या दूसरे का बुरा नहीं चाह सकती। अगर व्यक्ति की आत्मा मर जाती है तभी व्यक्ति दूसरे के साथ अन्याय कर सकता है। दूसरी विशेषता है न्याय हस्तक्षेप के सिद्धांत से संयुक्त है, अर्थात प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में कहता है कि एक व्यक्ति अपना निश्चित जो कार्य है उसको करे तथा किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे, अर्थात दूसरे के कार्यों में अड़चन पैदा न करे, तो यही सच्चा न्याय है। तीसरी विशेषता है प्लेटो का न्याय कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात प्लेटो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना निश्चित कार्य करे तथा निरंतर उस कार्य को करते हुए उस कार्य में कुशलता प्राप्त करे तो व्यक्ति एक कुशल बन जाएगा उसमें। इस प्रकार प्लेटो कार्य विशेषीकरण को ही न्याय कहता है। चौथी विशेषता है प्लेटो का न्याय सामाजिक एकता का सिद्धांत है। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत की धारणा एथेंस नगर राज्य में सामाजिक एकता की स्थापना करने के लिए ही न्याय सिद्धांत दिया था, क्योंकि प्लेटो ने माना था कि उसके आदर्श राज्य में 3 वर्ग रहेंगे, एक शासक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। अगर ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्य में तल्लीन रहेंगे तथा किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में इन वर्गों के बीच कभी भी विवाद उत्पन्न नहीं होगा और सामाजिक एकता बनी रहेगी। इस प्रकार प्लेटो का न्याय सिद्धांत सामाजिक एकता पर आधारित है। पांचवी विशेषता है प्लेटो का न्याय नैतिकता पर आधारित है, अर्थात प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो नैतिकता के सिद्धांत पर आधारित है। हमारे लिए जो नैतिकता है वही प्लेटो का न्याय था, अर्थात प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को नैतिकता पर आधारित कर दिया था। E.M. फोस्टर ने कहा है प्लेटो के न्याय को हम नैतिकता भी कह सकते हैं, अर्थात जो हमारे लिए नैतिकता है वही प्लेटो के लिए न्याय थी। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक को न्याय मीमांसा का ग्रंथ भी कहा जाता है, अर्थात प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक को न्याय मीमांसा का ग्रंथ भी कहा जाता है। इससे संबंधित भी नेट के एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना कई विचारकों ने की है तथा आलोचना के आधार निम्न प्रकार हैं। पहला, प्लेटो का न्याय निष्क्रिय है। कुछ विचारकों ने कहा है कि प्लेटो का न्याय है वो निष्क्रिय है, अर्थात प्लेटो का न्याय व्यक्ति को निष्क्रिय बनाता है, व्यक्ति को सक्रिय नहीं बनाता, क्योंकि प्लेटो का न्याय व्यक्ति को संयमी अर्थात जो भी उसे प्राप्य है या प्राप्त हुआ है उसी में संयमित रहना और व्यक्ति को मर्यादित बनाता है, अर्थात पिता ने भी वही कार्य किया, उसका पुत्र भी वही कार्य करे और कार्य करते हुए कुशलता प्राप्त करे, अर्थात व्यक्ति को जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो कर्तव्य मिला है, जो कार्य मिला है, उसी में संयमित होकर मर्यादित रहकर कार्य करता रहे, अर्थात प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को संयमी और मर्यादित बनाता है। दूसरी आलोचना है कर्तव्यों की प्रधानता दी गई है, अर्थात प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में कर्तव्यों की प्रधानता दी है। व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास की बात
नहीं किया। अर्थात प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में सिर्फ अपने कार्य करने की सलाह दी है तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। इससे अभिप्राय है कि एक मजदूर के घर में पैदा हुआ बच्चा शासक भी नहीं बन सकता और सैनिक भी नहीं बन सकता। वह अन्य किसी भी कार्य में विशेषीकरण प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात एक नाई के घर में पैदा हुआ बच्चा नाई का ही कार्य करेगा, वो अन्य शासक व सैनिक वर्ग का कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में कर्तव्य की प्रधानता की बात की है। तीसरी आलोचना है न्याय का अर्थ। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना प्रकृति दत्त योग्यतानुसार कार्य करना। अर्थात जो व्यक्ति को प्रकृति से जो कार्य प्राप्त हुआ है, प्रकृति का अभिप्राय जन्म से लिया जा रहा है। अगर कोई बच्चा किसान के घर में पैदा हुआ है तो वह कृषि का कार्य करे, अर्थात प्रकृति दत्त योग्यतानुसार ये कार्य करना, अर्थात जो प्रकृति से जो कार्य प्राप्त हुआ है उसको करना तथा उस कार्य में विशेषीकरण प्राप्त करना ही न्याय बताया है। ऐसा नहीं है, क्योंकि किसान के घर में भी शासक पैदा हो सकता है, किसान के घर में भी सैनिक पैदा हो सकता है। इस प्रकार प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति को राज्य की वेदी पर बलिदान कराता है। अर्थात प्लेटो का न्याय सिद्धांत सिर्फ कर्तव्य निष्ठा पर आधारित है।